गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी विषय के टॉपिक रेस्पिरेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके 4 पार्ट हम पढ़ चुके हैं और इन 4 पार्ट के अंदर हमने रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, सभी को हमने अच्छे से विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि यह जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया थी, यह प्रक्रिया किन कारणों से प्रभावित होती है, किन कारकों से प्रभावित होती है, कब यह प्रक्रिया जो है कम हो जाती है, कब यह प्रक्रिया की इसकी गति जो है बढ़ जाती है, किन ऊतकों में यह अधिक होती है, किन ऊतकों में कम होती है। तो इन सभी कारकों का अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का हम अध्ययन करेंगे। अतः आज का हमारा टॉपिक है श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न प्रकार के कारकों से प्रभावित होती है। कुछ कारक पादप के अंदर, पादप कोशिका के अंदर स्थित होते हैं, जिन्हें हम आंतरिक कारक बोलते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो कोशिका से बाहर या सजीव से बाहर स्थित होते हैं, उन्हें हम बाह्य कारक कहते हैं। तो ऐसे बहुत से कारक हैं जो श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने का काम करते हैं। अगर कोशिका का जीवद्रव्य अधिक सक्रिय है तो श्वसन क्रिया की दर तेज हो जाएगी। अगर जीवद्रव्य सक्रिय कम है तो श्वसन क्रिया की दर जो है ये कम हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कोशिका में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि श्वसन की क्रिया एक तरह से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, तो ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीकरण की दर भी तेज हो जाएगी। अतः ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो भी श्वसन क्रिया की दर जो है यह बढ़ जाएगी। कोशिका के अंदर उपस्थित सभी एंजाइम एक निश्चित तापक्रम पर सक्रिय होते हैं और यह ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है करीब 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। अतः इसी टेम्परेचर के ऊपर चूंकि सारे एंजाइम्स अधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए रेस्पिरेशन की रेट भी इस टेम्परेचर के ऊपर अधिक होती है। अगर तापक्रम कम होता है या बहुत अधिक होता है तो उस समय पर एंजाइम जो है इनकी सक्रियता कम हो जाती है। अतः जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो उपापचयी क्रिया है, वो भी धीरे बढ़ जाती है। अतः श्वसन क्रिया भी जो है धीरे हो जाती है। पादप जो वृद्धि कर रहा होता है तब उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः वहां पर श्वसन क्रिया की दर तेज होती है। जो पादप के नए अंग बनते हैं उनमें उपापचयी क्रिया तेजी से संपन्न होती है, इसलिए वहां पर भी श्वसन क्रिया जो है वो दर तेजी होती है। तो अर्थात एक सामान्य रूप से हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया की दर जो है बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। यह पादप की आंतरिक अवस्थाओं पर, पादप की बाह्य अवस्थाओं पर, सभी पर ये निर्भर करती है। तो इन सभी कारकों का हम अध्ययन आज की क्लास में हम विस्तृत रूप से करेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं, इसे कम करते हैं या इन्हें अधिक करने का कार्य करते हैं। श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में, आंतरिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है इसका जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। कोशिका का जीवद्रव्य ही कोशिका में होने वाली समस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को निर्धारित करने का काम करता है। किसी भी कोशिका के अंदर जो जीवद्रव्य जो है, इसकी कितनी मात्रा है, इसके गुण कैसे हैं, इसकी क्या क्वालिटी है, इस पर निर्भर करता है कि कोशिकाओं में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसी होगी। जैसा कि हम देखते हैं कि जो कुछ यंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ऐसी कुछ जो अभी हाल ही में बनी है, जो मेरिस्टेमेटिक विभजक की कोशिकाएं, इन कोशिकाओं के अंदर जो जीवद्रव्य होता है यह परिपक्व कोशिकाओं की तुलना में अधिक सक्रिय जीवद्रव्य पाया जाता है। और चूंकि इनका जीवद्रव्य सक्रिय है तो इनके अंदर उपस्थित एंजाइम सक्रिय होंगे और श्वसन क्रिया की दर भी अधिक होगी। और जैसे जैसे सेल्स मैच्योर होने लग जाती है और इन परिपक्व कोशिकाओं के अंदर जो रसधानियां बनती है, वैक्यूल्स बनती हैं, पादप कोशिका की संरचना का आप अध्ययन करते हैं तब आपने देखा होगा कि पादप कोशिका के केंद्रीय भाग में एक बड़ी वैक्यूल या रिक्तिका पाई जाती है। और जब इसका निर्माण हो जाता है तो जैसे जैसे ये रिक्तिका बड़ी होती जाती है वैसे वैसे जीवद्रव्य की मात्रा कम हो जाती है। तो अतः परिपक्व कोशिका में एक बड़ी वैक्यूल की उपस्थिति के कारण जीवद्रव्य कम पाया जाता है। अतः इसमें चूंकि जीवद्रव्य कम है, अतः इसमें श्वसन क्रिया की दर भी अपेक्षाकृत रूप से कम हो जाती है। पादप की आयु का भी श्वसन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, जीवद्रव्य की सक्रियता पर प्रभाव पड़ता है। एक युवा पत्ती है, यंग लीफ है, जो हाल ही में बनी है, उसमें श्वसन की दर जो है, जैसे जैसे पत्ती जो है यंग लीफ बनती है तब तक वैसे वैसे श्वसन की दर बढ़ती चली जाती है। तो युवा पत्ती में कम होती है, थोड़ा और मैच्योर होती है, श्वसन की दर बढ़ती है। और जब एक पूर्ण मैच्योर लीफ बन जाती है, एक पूर्णतः परिपक्व एक
पत्ती जब पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है उस समय श्वसन की दर जो है अधिकतम हो जाती है। एक युवा पत्ती जब एक मैच्योर लीफ में बदलती है उस समय इस पत्ती का पूर्ण आकार होता है, इसके अंदर जीवद्रव्य पूर्णतः उपस्थित होता है, सभी एंजाइम सक्रिय रूप से काम कर रहे होते हैं, इसलिए श्वसन की दर भी अधिकतम होती है। अब यह पत्ती जैसे जैसे यह पत्ती जीर्णता की तरफ अग्रसर होती है, पत्ती की उम्र और बढ़ती है, उस समय धीरे धीरे श्वसन की दर वापस कम होने लग जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कोशिका में उपस्थित जो जीवद्रव्य है यह प्रोटोप्लाज्म जो है यह श्वसन क्रिया की दर को नियंत्रित करने का काम करता है और इसे बहुत ही जो दर है श्वसन क्रिया की दर इसे जो है डायरेक्टली इसे कंट्रोल करने का काम करता है। अगला कारक है क्रियाधारों की सांद्रता या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है उसकी सांद्रता। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि श्वसन क्रिया के अंदर जो सबस्ट्रेट है उसका ऑक्सीकरण होकर एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो अगर इस सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उन सबस्ट्रेट का विखंडन होने की दर बढ़ जाएगी, अर्थात श्वसन क्रिया की दर बढ़ जाएगी। अगर जब तक कोई अन्य लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, अन्य लिमिटिंग फैक्टर से मतलब यह है कि टेम्परेचर जो है यह टेम्परेचर जो है यह ऑप्टिमम है, ये से जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो अगर कोई लिमिटिंग नहीं है, लिमिटिंग से मतलब है मान लो 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 0 डिग्री टेम्परेचर पर आप कितने भी सबस्ट्रेट प्रोवाइड करवा दो अभिक्रिया श्वसन क्रिया की दर नहीं बढ़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब अन्य सभी कारक जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो उस समय अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर बढ़ाई जाती है तो श्वसन क्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट या शर्करा बनते हैं और जब ये बनते हैं तब श्वसन क्रिया की दर भी अधिक होती है और इसीलिए पादप की वृद्धि भी तीव्र गति से होती है। जबकि रात्रि के समय श्वसन क्रिया प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट नहीं बनते हैं, श्वसन क्रिया की दर कम हो जाती है और वृद्धि जो है अपेक्षाकृत रूप से कम होती है। जबकि लंबी अवधि तक पौधे को अगर अंधेरे में रख दिया है या पत्तियां जो है इनके अंदर जो है प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चूंकि पत्तियों में कम होती है, अतः श्वसन क्रिया की दर भी यहाँ पर कम हो जाती है। छोटा सा ग्राफ देख सकते हैं हम, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, यहाँ पर श्वसन क्रिया की दर है और प्लांट की उम्र है, जो अभी हम पहले बात कर रहे थे पहले वाले पॉइंट में कि जैसे जैसे पत्तियां जो है जो हमने बात की थी, जैसे जैसे ये पत्ती बनती है, जैसे जैसे पत्ती मेच्योर होती चली जाती है, लीफ का डेवलपमेंट होता है, श्वसन क्रिया की दर बढ़ती है। यहाँ पर पूर्ण परिपक्व पत्ती होती है, लीफ मेच्योर हो जाती है और जैसे जैसे उसके पत्ती जीर्णता को प्राप्त होती है धीरे धीरे श्वसन क्रिया की दर जो है वापस कम होने लग जाती है। तो हम वापस बात करते हैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर कि क्रियाधारों में कमी से यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि क्रियाधारों की सांद्रता बढ़ने से श्वसन क्रिया की दर जो है यह बढ़ जाती है। इसके पश्चात हम श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ बाह्य कारकों का जिक्र करते हैं। ये बाह्य कारक जो है पादप के अंदर स्थित न होकर पादप से बाहर स्थित होते हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है तापमान या टेम्परेचर, जो कि हम पहले बात कर रहे थे कि तापमान जो है प्रत्येक अभिक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि कोशिका के अंदर होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं जो है एक निश्चित तापमान पर संपन्न होती है, क्योंकि कोशिका के अंदर उपस्थित एंजाइमों की सक्रियता तापमान के द्वारा नियंत्रित होती है। सभी एंजाइमों के लिए एक निश्चित ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक अनुकूल तापमान होता है और इसी टेम्परेचर के ऊपर वो एंजाइम जो सक्रिय रूप से काम करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कोई भी एंजाइम सक्रिय नहीं होता है, सामान्यतः कोई भी एंजाइम जो है ये कार्य नहीं करता है, इसलिए 0 डिग्री पर समस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है और 0 डिग्री से बढ़ते हुए 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब तक जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइमों की सक्रियता बढ़ेगी और एंजाइम की सक्रियता बढ़ने से श्वसन क्रिया के दर में भी वृद्धि होती है। और इस रेंज के अंदर 0 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस पर प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर में वृद्धि जब होती है तब श्वसन क्रिया की दर जो है यहाँ पर दुगनी होती है। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होने से श्वसन क्रिया की दर जो है यह डबल हो जाती है। और जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लग जाता है उस समय इस अधिक टेम्परेचर के कारण जो एंजाइम है
इनका डीनेचुरेशन होने लग जाता है, ये विकृत होने लग जाते हैं और इसीलिए श्वसन क्रिया के दर जो है ये कम हो जाती है। मेयर और एंडरसन ने कहा है कि इस 35 से अबोव टेम्परेचर पर कई फैक्टर्स और देखने को मिलते हैं कि जब तापमान अधिक होता है, अधिक तापमान के ऊपर ऑक्सीजन गैस की जल में विलेयता जो है ये अपेक्षाकृत रूप से कम हो जाती है और जब ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से श्वसन क्रिया की दर जो है ये कम हो जाएगी। जबकि उच्च तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक मात्रा में एकत्रित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है श्वसन क्रिया को रोकने का काम करती है और अधिक टेम्परेचर के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की दर भी कम हो जाती है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण कम हो जाता है और चूंकि ग्लूकोज कम होगा, क्रियाधार कम होगा, तो श्वसन क्रिया की दर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तापमान या टेम्परेचर जो है श्वसन क्रिया की दर को कई रूप में प्रभावित करने का कार्य करता है। इसे एक सिंपल ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये ग्राफ है जिसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, श्वसन क्रिया की दर, ये टेम्परेचर है। ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक का स्केल है। आप यहाँ पर देख सकते हो 0 डिग्री पर श्वसन क्रिया की दर जो है 0 है, यहाँ पर कोई श्वसन क्रिया प्रारंभ नहीं होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है श्वसन क्रिया की दर तेजी से बढ़ती है और यहाँ पर आप देख रहे हो 35 डिग्री सेल्सियस तक श्वसन क्रिया की दर बहुत तेजी से बढ़ती है, जो कि श्वसन क्रिया के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हो सकता है। ह्यूमन बीइंग की सेल जो है यहाँ पर 37 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तो इस समय मैक्सिमम एक्टिविटीज जो है ये स्पीड में होती है। इसके बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ता है श्वसन क्रिया की दर जो है इसके अंदर गिरावट आने लग जाती है और एक मनुष्य जो है या कोशिका जो है सामान्यतः इसी टेम्परेचर पर सर्वाइव करती है। तो इस प्रकार तापमान का श्वसन क्रिया पर प्रभाव हम इस ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगला कारक है ऑक्सीजन। बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि श्वसन क्रिया जो है इसमें विभिन्न पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन सबसे अनिवार्य शर्त होती है। तो श्वसन क्रिया या वायवीय श्वसन क्रिया जो है यह सीधे सीधे ऑक्सीजन की सांद्रता से प्रभावित होती है, क्योंकि हम देखते हैं क्रेब्स चक्र जो है उसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है, ईडीएस जो है इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है। तो ऑक्सीजन की के बिना तो इस श्वसन क्रिया की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। हालांकि हमारे पास एक ऑप्शन और है, अवायवीय श्वसन, जो कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न भी होता है। लेकिन हम सामान्यतः जो श्वसन की बात करते हैं तो पादपों में और जंतुओं में सामान्य रूप से होता है, वह वायवीय श्वसन होता है और वायवीय श्वसन जो है इसके लिए ऑक्सीजन बहुत ही अनिवार्य होता है। और एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वायुमंडल के अंदर जो विभिन्न गैसें हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता करीब 21% होती है। तो एक जंतु या पादप जो है जो एक सामान्य वातावरण में रह रहा है वह एक ऐसे वातावरण में रहता है जहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है। तो यहाँ पर ऐसे वातावरण के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता जो है यह पादप या जंतु कोशिका के अंदर श्वसन की दर को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करती, क्योंकि ऑक्सीजन उसे उपलब्ध होती है। लेकिन कई बार पादपों में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है इसकी सांद्रता दिन के समय अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है दिन के समय पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है और वायुमंडल में भी ऑक्सीजन होती है। तो चूंकि प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है दिन के समय, इसलिए ऑक्सीजन अधिक मात्रा में रिलीज होती है और इस समय ऑक्सीजन की सांद्रता अपेक्षाकृत रूप से पादपों में अधिक होने लग जाती है। और जब ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाती है उस समय श्वसन क्रिया की दर जो है यह कम होने लग जाती है, क्योंकि अधिक ऑक्सीजन होने से भी यह श्वसन क्रिया की दर पर ऋणात्मक प्रभाव डालने का काम करती है। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि पादप और जंतु सामान्यतः ऐसी परिस्थितियों में नहीं होते हैं कि जब उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, तो ऑक्सीजन की कमी वाली कंडीशन सामान्यतया नहीं होती है। परंतु पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होने की वजह से कभी कभी दिन के समय ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब ऑक्सीजन अधिक सांद्रता में उपलब्ध होती है और इस समय ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता की वजह से श्वसन क्रिया की दर में गिरावट आती है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखने योग्य है कि श्वसन क्रिया के ऊपर ऑक्सीजन का क्या प्रभाव पड़ता है। अगला कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की क्रिया का उत्पाद होता है और प्रत्येक अभिक्रिया के लिए हम यह जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का उत्पाद अगर पहले से उपलब्ध होता है और उसकी अधिक मात्रा होती है
तो वह उस अभिक्रिया को रोकने का काम करता है। तो किसी भी अभिक्रिया का प्रोडक्ट अगर अवेलेबल होता है, अधिक मात्रा में होता है, अधिक कंसंट्रेशन में होता है, तो उस अभिक्रिया को कम करने का प्रयास करता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो श्वसन क्रिया की दर जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब फिर वही बात आती है कि जो वातावरण होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत ही कम होती है। तो एक सामान्य शुद्ध वातावरण में रहने वाले पादप या जंतु के लिए ऐसी परिस्थितियां नहीं होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाए। परंतु मिट्टी के अंदर पादपों की जड़ें होती हैं, उन्हें श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन मिट्टी के अंदर पहले से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और पादपों की जड़ें भी हैं। तो सूक्ष्म जीव और जड़ों के अंदर जब निरंतर श्वसन क्रिया होती है तो ये ऑक्सीजन का तो उपभोग कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि मिट्टी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। और मिट्टी में जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तब यह जड़ों से जल और खनिज लवणों के अवशोषण को कम करने का प्रयास करती है। इसके वजह से जड़ों से जल और खनिज लवणों का अवशोषण जो है ये संदमित होता है, ये कम होता है। इसके अलावा जो बीज होते हैं उनके अंकुरण को भी रोकने का काम करते हैं, क्योंकि बीजों का जब अंकुरण होता है उस समय बीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर बीजों में तीव्र गति से श्वसन क्रिया संपन्न होती है। लेकिन अगर उन्हें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो बीजों के अंकुरण को भी कार्बन डाइऑक्साइड रोकने का काम करेगी। इसके अलावा हमने जब स्टोमेटल मूवमेंट पढ़ा था, रंध्रों की गति बढ़ी थी, तब हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से पादपों के रंध्र जो है ये बंद हो जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पादपों में वायु का विनिमय, गैसों का जो एक्सचेंज होता है, गैस विनिमय, वह रंध्रों के माध्यम से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता पर जब रंध्र बंद हो जाते हैं उस समय पादप रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज नहीं कर पाते हैं और इसीलिए भी श्वसन क्रिया की दर जो है ये कम होती है। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो है श्वसन क्रिया को दर को प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला फैक्टर है प्रकाश। श्वसन की क्रिया वैसे तो दिन और रात 24 घंटे संपन्न होती है, ऐसा कोई टाइम नहीं है जो श्वसन क्रिया नहीं होती है। ये दिन में भी होती है, रात्रि में भी होती है, प्रकाश की उपस्थिति में भी होती है और अनुपस्थिति में भी होती है। क्योंकि प्रकाश का श्वसन क्रिया पर कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्रभावित करने का काम करती है। जैसा कि हमने बात की थी कि दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट जो है श्वसन क्रिया के लिए सबस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। तो हमने इस चीज की चर्चा पहले भी कर ली थी कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, अतः श्वसन क्रिया की दर बढ़ जाती है। और साथ ही साथ दिन के समय रंध्र भी खुलते हैं, इसलिए रंध्रों के माध्यम से गैसों का विनिमय होता है, इसलिए भी श्वसन क्रिया की दर जो है ये बढ़ जाती है। तो प्रकाश जो है श्वसन क्रिया की दर को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला कारक है जल। जल के लिए हम अच्छे से जानते हैं कि पानी की अनुपस्थिति में पादप की कोशिकाएं सक्रिय ही नहीं होती है। कहते हैं पादपों के लिए या जंतुओं के लिए जल ही जीवन है, क्योंकि जल अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा तभी कोशिकाएं जो है इनका जीव द्रव्य सक्रिय होगा, और कोशिकाओं का जीव द्रव्य सक्रिय होगा तब कोशिकाओं के अंदर समस्त क्रियाएं जो है यह संपन्न होती है। अतः जल श्वसन की क्रिया को डायरेक्टली तो प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यह संपूर्ण पादप की ओवरऑल मैकेनिज्म को, ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को यह प्रभावित करने का काम करता है। अगर बीज सूखे हुए हैं, सूखे बीज है, तो वहां पर श्वसन क्रिया की दर बिल्कुल भी नहीं होती है, जीरो होती है। लेकिन बीजों का जब अंकुरण होता है उस समय ये जल को अवशोषित करते हैं, जल को अवशोषित करने से इनका जीवद्रव्य सक्रिय होता है और उनके श्वसन क्रिया की दर बढ़ जाती है। तो श्वसन क्रिया के लिए जल जो है अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि जल जो है श्वसन क्रिया को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों को सक्रिय करता है। यह कोशिकाओं को स्फीत अवस्था में बनाए रखता है, और कोशिकाएं जब स्फीत अवस्था में होती है तभी सक्रिय रूप से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती है। तथा जल जो है यह ऑक्सीजन को जीवद्रव्य में मिलाने का काम भी करता है। तो जल जो है श्वसन क्रिया की दर को कई रूपों में प्रभावित करने का कार्य करता है। अगला कारक क्षति या इंजरी। जब कोई पादप या जंतु उत्तक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उस पादप भाग को या जंतु के भाग को रिपेयर करना होता है, और इसे रिपेयर करने के लिए वहां पर उपस्थित उत्तकों में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है। अतः ऐसे उत्तकों में
श्वसन क्रिया भी दर बढ़ जाती है। तो पादप या जंतु ऊतकों को क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो क्षतिग्रस्त ऊतकों को रिपेयर करने के लिए, हीलिंग करने के लिए वहां पर श्वसन क्रिया की दर जो है सामान्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। अगला कारक है यांत्रिक प्रभाव या मैकेनिकल इफेक्ट्स। वैसे तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव नहीं है, लेकिन पादपों के अंदर यह देखा गया है कि पत्तियों को तोड़ने मरोड़ने से, पादप भागों को तोड़ने मरोड़ने से या यांत्रिक दाब डालने से उन भागों में श्वसन क्रिया के दर में वृद्धि होती है। तो ऐसा कई बार एग्जाम से पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है कि पादप भागों पर यांत्रिक या प्रभाव डालने से या कोई दबाव डालने से श्वसन क्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके हिसाब से यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि श्वसन क्रिया की दर जो है ऐसे प्रभाव की वजह से वहां पर बढ़ जाती है। अगला है केमिकल इनहिबिटर्स या रासायनिक संदमक। कई ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो कि श्वसन क्रिया की दर को रोकने का काम करते हैं। इनमें से पहली कैटेगरी है एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजाइम संदमक। जैसे कुछ साइनाइड होते हैं, एजाइड्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। ये क्या करते हैं कि पादपों की या जंतुओं की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के अंदर जो उपयोगी एंजाइम होते हैं उनकी सक्रियता को कम करते हैं। इन्हीं जो साइनाइड, एजाइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, ये एंजाइमों के लिए विष का काम करते हैं, उनकी सक्रियता को रोकने का काम करते हैं, और इसलिए श्वसन क्रिया की दर भी है कम हो जाती है। कुछ एनेस्थेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो संवेदनहारी होते हैं। हालांकि क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड आदि पदार्थ है, इनकी वजह से सूक्ष्म मात्रा में श्वसन क्रिया बढ़ती है, लेकिन इनकी जब मात्रा अधिक हो जाती है तब इनका टॉक्सिक प्रभाव होता है और इस वजह से श्वसन क्रिया की दर जो है कम हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, ये जो एनेस्थेटिक सब्सटेंसेस है इनकी वजह से इनकी सूक्ष्म मात्रा जब होती है, इनकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा, ये तो श्वसन क्रिया को बढ़ाने का काम करती है, लेकिन जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तब इनका टॉक्सिक प्रभाव होता है और इसकी वजह से श्वसन क्रिया की दर जो है ये कम हो जाती है। तो इनकी मात्रा पर निर्भर करता है किस मात्रा के अंदर यह अवेलेबल है। पोल्यूटेंट्स या प्रदूषक। कुछ वातावरण में ऐसे प्रदूषक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाओं को रोकने का काम करते हैं, संदमित करने का काम करते हैं, जिनमें कैडमियम है, लेड है, हेवी मेटल्स है, ये प्रमुखता से होते हैं। ये पदार्थ जो है, जो पोल्यूटेंट्स हैं, इनका विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को संदमित करने पर का कार्य होता है। ये विभिन्न एंजाइम को रोकने का काम करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। सामान्यतया ये ऐसे एंजाइम पर अधिक सक्रिय रूप से काम करते हैं जिनमें सल्फर युक्त एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो जिन एंजाइमों में सल्फर युक्त एमिनो एसिड पाए जाते हैं उनसे ये संयोजित हो जाते हैं, इनसे जुड़ जाते हैं और एंजाइमों को इनहिबिट करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है या ओजोन है, ये भी अगर कम मात्रा में होते हैं तब तो श्वसन को उद्दीपित करते हैं, श्वसन क्रिया को बढ़ाते हैं, और जब इनकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है तब ये श्वसन क्रिया के दर को रोकने का काम करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखे आज की क्लास में। कुछ इंटरनल फैक्टर थे, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर थे जो कि श्वसन क्रिया के दर को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, यानी श्वसन क्रिया के दर जो है, रेस्पिरेशन जो है, किसी एक कारक से प्रभावित नहीं होती है। बहुत सारे कारक जो है इस रेस्पिरेशन की दर को नियंत्रित करने का काम करते हैं और फाइनली जो है पादप और जंतु की कोशिकाएं जो है श्वसन क्रिया करती हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ऑक्सीकरण करके एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर हमारा श्वसन का जो टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक जो है, जिसे हमने प्लान्स क्लासेस में पढ़ा है, 5 पार्ट में पढ़ा है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।